नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भीलवाड़ा पर। हम लोग राजस्थान के इतिहास में बात कर रहे हैं मेवाड़ रियासत की, और मेवाड़ रियासत में आज हम लोग जिस शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है महाराणा सांगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाराणा सांगा के बारे में। सबसे पहले अगर हम सांगा के जन्म की बात करें तो महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1472 ईस्वी को कुंभलगढ़ में जो बादल महल है, कटारगढ़ दुर्ग, वहां पर हुआ है। और महाराणा प्रताप का जन्म भी ये इसी स्थान पर हुआ है। तो ये हमें ध्यान में रखना कि महाराणा सांगा का जो जन्म हुआ है वो कुंभलगढ़, बादल महल, कटारगढ़ दुर्ग में हुआ है। और कब हुआ है? 12 अप्रैल 1472 को हुआ है। अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता हैं रायमल, और जो सांगा है रायमल के छोटे पुत्र हैं। हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि रायमल के जो पुत्र हैं, वैसे तो 12 पुत्र हैं, लेकिन जो सांगा है वो शासक बनता है। इसके राजयोग लिखा है, इस वजह से ये रायमल का जो सबसे छोटा पुत्र सांगा वो शासक बन जाता है। और इसे भी अपने भाइयों से काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, और ये भाग कर अजमेर के करमचंद पंवार के वहाँ पर काफ़ी समय तक अपना जीवन व्यतीत करता है। तो महाराणा सांगा के जो पिता हैं रायमल हैं, और माता की अगर हम बात करें तो श्रृंगार देवी, जो जोधपुर या मारवाड़ की राजकुमारी हैं। अगर हम इनके राज्याभिषेक की बात करें, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो इनका राज्याभिषेक हुआ है 15 मई 1509 ईस्वी को। और कहाँ पर हुआ है? चित्तौड़गढ़ में हुआ है। ये तो हो गई महाराणा सांगा के सामान्य जीवन परिचय की बात। अब हम बात करेंगे कि महाराणा सांगा के कौन कौन से विजय अभियान या सैनिक अभियान कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो अगला जो टॉपिक हम इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, महाराणा सांगा के प्रमुख विजय या हम कहें सैनिक अभियान। तो सबसे पहले विजय अभियान की हम बात करें तो सबसे पहले विजय अभियान आता है गुजरात विजय। गुजरात विजय बात करते हैं। ये जो हमारा क्षेत्र है मेवाड़, और इधर जो क्षेत्र है वो है गुजरात। मेवाड़ और गुजरात के मध्य में एक छोटा सा राज्य पड़ता है, रियासत थी, जिसका नाम है ईडर। जहाँ पर हमने पढ़ा था कि रायमल का ससुराल भी था। तो ईडर जो राज्य है, यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम हमें ध्यान में रखने हैं। एक व्यक्ति का नाम आता रायमल। ये रायमल महाराणा सांगा के पिता नहीं है, ये रायमल दूसरे हैं। और दूसरा व्यक्ति है भारमल। अब होता क्या है, गुजरात का एक शासक है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना मुजफ्फर शाह, और मेवाड़ का शासक हम सभी को पता है कि मेवाड़ का शासक अभी कौन है? महाराणा सांगा। अब होता क्या है कि जो महाराणा सांगा है मेवाड़ के, वो तो शासक बनाना चाहते हैं रायमल को, और मुजफ्फर शाह जो है वो शासक बनाना चाहता है भारमल को। और इसी बात की तनातनी होती है और इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा और रायमल ये क्या करते हैं, महाराणा सांगा इनका राज्याभिषेक करवा देता है। तो ये दोनों नाराज होकर एक युद्ध लड़ते हैं। तो इस युद्ध में मुजफ्फर शाह और भारमल की हार हो जाती है, और इस प्रकार से ये महाराणा सांगा का पहला विजय अभियान जो कि गुजरात माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विजय अभियान की अगर हम बात करें तो अगला जो विजय अभियान होगा वो हम पढ़ेंगे मालवा विजय।
अगला विजय अभियान अगर अपन देखें तो अगला जो महाराणा सांगा का विजय अभियान आता है उसका नाम है मालवा विजय। क्या है मालवा विजय? तो देखें, ये क्षेत्र है हमारा मेवाड़, और मेवाड़ के पास में एक राज्य आता है मालवा। मेवाड़ और मालवा के पास में यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है चंदेरी। राज्य है चंदेरी। मेवाड़ का शासक कौन हो गया? सांगा। और मालवा का भी वर्तमान में शासक कौन है? MK सेकंड। हमने पढ़ा है MK सेकंड यानी महमूद खिलजी सेकंड। होता क्या है, चंदेरी का जो मैटर आता है वो क्या है? बात करें तो जो महमूद खिलजी है इसका यहाँ पर क्या रोल रहा? हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम क्या था? गुजरात था। और गुजरात का शासक कौन है? मुजफ्फर शाह। अब ये जो मुजफ्फर शाह है इसका एक सामंत है जिसका नाम है मेदिनी राय। मेदिनी राय, और ये इसका सामंत है और हिंदू है, जो कि एक मुस्लिम के यहाँ पर सामंत है। ये बात महाराणा सांगा को थोड़ी सी कम जमी, तो महाराणा सांगा ने क्या करा कि मेदिनी राय को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कहाँ का? चंदेरी का। इस बात से खफा कौन हो गया? मुजफ्फर शाह भी हो गया, और यहाँ पर मालवा का शासक जो है महमूद खिलजी, ये भी नाराज हो गया। तो मुजफ्फर शाह और महमूद खिलजी दोनों ने मिलकर यहाँ पर चंदेरी पर आक्रमण किया, लेकिन महाराणा सांगा और मेदिनी राय ने इस युद्ध को भी जीत लिया, और इस प्रकार से महाराणा सांगा की मालवा विजय हो जाती है। तो ये दो विजय हमने देखी है। आगे और चलें तो तीसरी विजय की हम बात करेंगे, जो कि घाघरोन विजय या झालावाड़ विजय के नाम से जानी जाती है। बात करते हैं तीसरी विजय की, जो कि है घाघरोन विजय, या इसी को हम लोग झालावाड़ विजय भी कह सकते हैं, जो कि 1519 में ये युद्ध लड़ा गया। अब होता क्या है कि जो महमूद खिलजी सेकंड और मुजफ्फर शाह दोनों पराजित हो चुके हैं महाराणा सांगा से, तो ये दोनों मिलकर साथ में क्या करते हैं, मौका देखकर घाघरोन की दुर्ग पर, घाघरोन के किले पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी महाराणा सांगा, और इसका साथ देता है मेदिनी राय, और इन दोनों का जो युद्ध लड़ा जाता है किसके बीच में? MK सेकंड और मुजफ्फर शाह के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। इन्होंने ही आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया इन्होंने? घाघरोन के किले पर आक्रमण किया। घाघरोन का किला झालावाड़ राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा और मेदिनी राय इनसे युद्ध लड़ते हैं, और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? महाराणा सांगा की जीत हो जाती है। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने 3 विजय देख ली है। सबसे पहले गुजरात विजय है, उसके बाद मालवा विजय, और ये तीसरी विजय है घाघरोन या झालावाड़ की विजय। अब हम बात करते हैं, जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक था तो इसका दिल्ली का जो समकालीन शासक था वो कौन था, इसकी हम बात करते हैं। तो देखें हम लोग, ये क्षेत्र हो गया आपका दिल्ली, और यहाँ पर ये क्षेत्र हमारा हो गया मेवाड़। अब दिल्ली का जो यहाँ पर शासक है उसका नाम है इब्राहिम लोदी। और एक चीज़ इसके बारे में ध्यान में रखनी है कि इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाएगी। इधर मेवाड़ जो है, मेवाड़ का शासक कौन है साहब? सांगा है। सांगा बहुत शक्तिशाली शासक था, और इसकी इस बढ़ती हुई शक्ति के कारण इब्राहिम लोदी बड़ा भयभीत हुआ करता था, और इसी
के तहत इब्राहिम लोदी को लगा कि अगर महाराणा सांगा इस प्रकार से युद्ध जीतता गया तो वो एक दिन मुझे भी हराकर दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लेगा। तो इसी बात से वो भयभीत था और इस कारण से उसने महाराणा सांगा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो इसका जो पहला आक्रमण मेवाड़ पर होता है वो आता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध, खातौली की बात करें तो उस समय ये बूंदी क्षेत्र में पड़ता था, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो जो खातौली क्षेत्र है वो कोटा जिले में आता है। पहले ये कहां पर था? बूंदी, लेकिन वर्तमान में कोटा में। खातौली जो क्षेत्र है उस समय पर बूंदी में था, लेकिन वर्तमान में कोटा में है। अब खातौली का युद्ध लड़ा जाता है 1517 ईस्वी के अंदर, और इसका प्रमुख कारण मैंने बताया था कि महाराणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति से इब्राहिम लोदी भयभीत था और इसी कारण से उसने महाराणा सांगा पर आक्रमण किया, जो खातौली में किया था 1517 में। इस युद्ध की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी द्वारा इसमें आक्रमण किया जाता है और इस युद्ध में सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की मृत्यु हो जाती है। अगर हम भोजराज की बात करें तो ये भोजराज वही हैं जो हमारी एक राजस्थान की प्रसिद्ध संत हुई मीराबाई के पति हैं भोजराज। और मीराबाई की अगर बात करें तो मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता के शासक रतन सिंह के यहाँ पर हुआ, और इसको रतन सिंह सेकंड नाम दे दे, रतन सिंह सेकंड के यहाँ पर हुआ। लेकिन इनका जो लालन पालन किया है मीरा के दादाजी बीरमदेव जी ने किया है। बात है 1516 ईस्वी की, और 1516 ईस्वी में भोजराज और मीराबाई का विवाह होता है और इनके विवाह के एक वर्ष बाद ही क्या हो जाती है? भोजराज की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और मीराबाई विधवा हो जाती है। और जब राणा सांगा जब तक शासक थे तब तक तो मीराबाई को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में जो इनके उत्तराधिकारी शासक बनते हैं, जैसे विक्रमादित्य शासक बनते हैं जो महाराणा सांगा के पुत्र हैं, तो उस समय पर मीराबाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और इसी के कारण मीराबाई परेशान होकर भगवान की भक्ति में लग जाती है और विक्रमादित्य के समय पर वो मेवाड़ छोड़कर वृंदावन चली जाती है। तो ये मीराबाई के बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पर देखा। बाकी जब राजस्थान के लोक संत पढ़ेंगे वहाँ पर पूरी डिटेल हम देखेंगे। तो यहाँ पर भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो सांगा है उसका एक पैर भी टूट जाता है। यहाँ पर सांगा का पैर टूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस युद्ध में जो जीत होती है वो किसकी होती है? सांगा की होती है। और इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार कर वापस दिल्ली लौट जाता है। तो ये खातौली का युद्ध हमें ध्यान में रखना है, 1517 में लड़ा गया। अब इब्राहिम लोदी यहाँ पर हारता है तो वो वापस चुप नहीं बैठेगा। वो एक साल बाद 1518 ईस्वी में वापस मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाता है और 1518 में एक पुनः युद्ध लड़ा जाता है जिसे बाड़ी का युद्ध या धौलपुर का युद्ध 1518 में बाड़ी या धौलपुर का युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में लड़ा जाता है और नतीजा पुनः वही, यहाँ पर सांगा की क्या होती है? जीत होती है और इब्राहिम लोदी यहाँ पर बुरी तरह से परास्त हो जाता है। और इसके बाद कभी भी इब्राहिम लोदी ने वापस मेवाड़ की तरफ आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। अब अपन आगे बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध का थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल देखें। पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये लड़ा गया 1526 ईस्वी में। अब किस किस के बीच में लड़ा है वो हम समझते हैं। ये क्षेत्र है दिल्ली, और दिल्ली के वर्तमान में शासक कौन है?
इब्राहिम लोदी, और इस तरफ एक क्षेत्र पड़ता है फरगना, और फरगना का शासक है बाबर। बाबर भारत पर आक्रमण करना चाहता है और यहाँ का शासक बनना चाहता है, लेकिन ये क्या करता है, सहायतार्थ राणा सांगा को एक प्रस्ताव भेजता है कि आप मेरी सहायता करें, मैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। और बाबर ने इसीलिए ये संदेशा भेजा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो राणा सांगा उसकी सहायता करेगा। तो बाबर क्या करता है, भारत पर आक्रमण करने से पूर्व रायसेन, जो कि एमपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक शासक है सहेल्दी तंवर, सहेल्दी तंवर की मध्यस्थता से, सहेल्दी तंवर की मध्यस्थता से सांगा को सहायता हेतु बोलता है। यहाँ पर सहेल्दी तंवर ने मध्यस्थता करी थी, यानी कि बाबर की बात सहेल्दी तंवर ने किस तक पहुंचाई, राणा सांगा तक पहुंचाई कि बाबर इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहा है जिसमें आप उसकी क्या करें, सहायता करें। लेकिन इस प्रस्ताव को राणा सांगा ने ठुकरा दिया, उसने मना कर दिया कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। तो इस बात से गुस्सा तो बाबर होगा ही। फिर भी बाबर ने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी कर ली और इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाएं पानीपत के युद्ध के मैदान में एक दूसरे से भिड़ती है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की बाबर क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इस प्रकार से भारत में लोदी वंश समाप्त हो जाता है और बाबर भारत में कौन से वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, बाबर के द्वारा भारत में कर दी जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। अब जब बाबर राजा बन गया यहाँ का, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक था कि राणा सांगा ने मेरी सहायता नहीं करी, मुझे मना कर दिया मेरी सहायता करने के लिए, तो मैं इस पर आक्रमण करूंगा। तो अगली योजना जो बाबर की होगी वो राणा सांगा पर आक्रमण करने की होगी, जिसकी हम बात करने वाले हैं। अब बाबर राणा सांगा पर युद्ध की तैयारी कर लेता है। बात करते हैं बयाना युद्ध की। बयाना का युद्ध जो लड़ा जाता है 15 फरवरी 1527 ईस्वी को, और बयाना कहाँ पर है, भरतपुर में है, जो नील की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था बयाना। तो यहाँ पर बाबर की सेनाएं भी आती है और इधर से मेवाड़ से महाराणा सांगा की सेनाएं भी जाती है। और बाबर स्वयं युद्ध करने नहीं आता है, उसका एक सेनापति आता है। तो यहाँ पर हम युद्ध की बात करें तो एक तरफ महाराणा सांगा है और साथ में है बाबर, लेकिन बाबर खुद युद्ध नहीं लड़ता है, उसका सेनापति है मेहंदी हसन। काफ़ी घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में महाराणा सांगा की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। बाबर का दिमाग और ज़्यादा खराब होता है कि पहले तो उसने मेरी सहायता नहीं करी और यहाँ पर भी मेरी सेना को इसने पराजित कर दिया। तो इस बात से वो आग बबूला हो जाता है और वापस दिल्ली जाकर एक बड़े युद्ध की वो तैयारी प्रारंभ कर देता है। अब हम बात करने वाले हैं, बाबर महाराणा सांगा पर आक्रमण करेगा क्योंकि महाराणा सांगा ने बाबर की सहायता करने से मना कर दिया था। तो हम बात करने वाले हैं बाबर के द्वारा कौन कौन से आक्रमण किए गए। तो सबसे पहला आक्रमण उसका होगा बयाना पर। तो बयाना का युद्ध ये लड़ा जाता है 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। किस किस के बीच में, तो एक तरफ महाराणा सांगा है और दूसरी तरफ बाबर की सेना और उसका सेनापति है मेहंदी हसन। और इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। इस बात से बाबर आग बबूला हो जाता है और वो वापस दिल्ली पहुंचकर युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर देता है। दूसरी तरफ महाराणा सांगा को भी इस युद्ध में
जीत के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। इस वजह से महाराणा सांगा भी अपनी जो सेना है उसको मजबूत करने के लिए लग जाते हैं। और बात करें तो अब महाराणा सांगा और बाबर का जो आमना सामना होगा वो खानवा के मैदान में होगा। तो उससे पहले दोनों ही शासक अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो महाराणा सांगा ने क्या किया उसकी हम बात करते हैं। महाराणा सांगा एक राजपूताना संघ का निर्माण करते हैं। राजपूताना संघ का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और आगे बात करें तो महाराणा सांगा ने एक प्रथा पालन करी। महाराणा सांगा ने पाती पेरवन प्रथा का पालन किया। अब ये पाती पेरवन प्रथा क्या है? तो इस प्रथा के अंदर जितने भी राजस्थान के अलग अलग रियासतों, ठिकानों या राज्यों से जो भी शासक थे उन सभी को अपने पक्ष में मनाना युद्ध करने के लिए, तो महाराणा सांगा ने काफ़ी शासकों को अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार किया। जिसमें प्रमुख शासकों की हम बात करें तो आमेर से इनके पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए आते हैं पृथ्वी सिंह कछुआ। बात करें मारवाड़ से तो मारवाड़ से मालदेव युद्ध करने के लिए आते हैं। बात करें बीकानेर की तो बीकानेर से कल्याणमल जी आते हैं। बात करें गोगुंदा की तो गोगुंदा से सज्जा आता है। और बात करें चंदेरी की तो चंदेरी से मेदिनी राय आता है। आगे अगर बात करें सिरोही तो सिरोही से अखिराज देवड़ा इनके पक्ष में युद्ध लड़ता है। और अगर बात करें बिजोलिया, और इसी को मैं गजनेर से भी संबंध करके बता देता हूं। गजनेर जो कि यूपी में है और बिजोलिया भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ का व्यक्ति है अशोक परमार। मैंने दो नाम इसलिए लिखे कि गजनेर यूपी का जो शासक था अशोक परमार जाट शासक है। ये पहले गजनेर यूपी में था, लेकिन जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था तो उसका नेतृत्व करने के लिए अशोक परमार बिजोलिया आ जाता है और यहाँ पर वो कार्यभार संभालता है। इस वजह से दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना, बिजोलिया से संबंध है और गजनेर से भी इसका संबंध है। और अगर बात करें मेड़ता से, मेड़ता भी इसका सहयोग करेगा क्योंकि मेड़ता से इसके भोजराज जो बड़ा पुत्र उसका विवाह हुआ है। यहाँ से रतन सिंह सेकेंड युद्ध लड़ने के लिए आते हैं। और अगर बात करें अपन तो यहाँ पर सादड़ी एक रियासत है। सादड़ी से आपकी जाला अज्जा आता है। और अगर बात करें अपन तो अजमेर से करमचंद पंवार ये भी आते हैं। और भी अगर अपन बात करें तो इसमें एक रायसेन का अपन ध्यान में रख सकते हैं। जो रायसेन का शासक है सहेल्दी तंवर, रायसेन से सहेल्दी तंवर भी महाराणा सांगा के पक्ष में युद्ध लड़ता है। मेवात से हसन खां मेवाती। और एक और शासक की अपन बात कर लेते वागड़ से उदय सिंह। तो ये प्रमुख शासक हैं जो महाराणा सांगा के साथ पाती पेरवन प्रथा के तहत युद्ध लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं महाराणा सांगा और बाबर के मध्य में जो युद्ध लड़ा जाता है उस युद्ध की। तो वो युद्ध लड़ा जाता है खानवा के मैदान में। खानवा का युद्ध, खानवा भी भरतपुर में आता है और जो बयाना है ये भी भरतपुर जिले में आता है। खानवा का युद्ध लड़ा गया 17 मार्च 1527 को। अब किस किस के बीच में लड़ा गया तो हमें पता है, सांगा वर्सेस बाबर। और इस युद्ध में सांगा की हार होती है और बाबर की जीत होती है। अब इस जीत के प्रमुख कारण क्या हैं?
कैसे बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। तो इस जीत के प्रमुख कारण की अगर बात करें या सांगा के हार के कारण की बात कर ले अपन, सांगा की हार के कारण, तो उसमें सबसे पहला जो कारण है वो है बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग, जो कि इसने ईरानियों से सीखी है ये पद्धति, ये भारत में लेके आया। दूसरा कारण है तुलुगमा युद्ध पद्धति, तुलुगमा युद्ध पद्धति। इन दो पद्धतियों की वजह से राणा सांगा और इनके सहयोगियों की यहाँ पर क्या हो जाती है, हार हो जाती है। इस युद्ध के लिए ऐसा कहा जाता है कि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हो चुके थे। एक घाव तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि उसकी आंख फोड़ देते भाइयों के द्वारा, जो संघर्ष होता है उसमें। बाकी के जो घाव होते हैं इसी युद्ध में होते हैं। और जो जाला अज्जा और करमचंद पंवार हैं, इन्हें सुरक्षित बसवा तक पहुंचा देते हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बसवा में महाराणा सांगा अपना इलाज करवाते हैं। दौसा में पड़ता है बसवा। वहाँ से फिर कुछ समय बाद महाराणा सांगा कोंबलगढ़ चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी रानी कर्मावती होती है। कुछ समय और निकलता है, बात है जनवरी 1528 की। जनवरी 1528 में जो बाबर हैं, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया, जहाँ का जो शासक है वो मेदिनी राय हैं। तो वहाँ पर आक्रमण किया और उसकी सहायता के लिए महाराणा सांगा अपनी सेना को तैयार करके वहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन बाबर से युद्ध करने के लिए महाराणा सांगा के सैनिक सहमत नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग उनसे युद्ध नहीं जीत पाएंगे। फिर भी महाराणा सांगा ने जिद करी है। तो महाराणा सांगा अपनी सेना लेकर रवाना हो जाते हैं रणथंबोर से, और एक जगह आती है कालपी, मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर इनकी सेना विश्राम करती है और साथी सरदारों ने ही, यानी कि इसके जो सैनिक थे, उन्होंने ही महाराणा सांगा को जहर दे दिया और जहर देने के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कालपी में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है महाराणा सांगा की। अब बात आती है कि महाराणा सांगा को चित्तौड़गढ़ ले जाया जाए या रणथंबोर ले जाया जाए, क्योंकि महाराणा सांगा की दो रानियां थी, एक कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती, जो कि रणथंबोर दुर्ग उन्हें दे रखा था, और दूसरी जो रानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी। तो सैनिकों ने सोचा कि अगर हम चित्तौड़ ले जाएंगे तो रणथंबोर वाली रानी नाराज हो जाएगी, और रणथंबोर ले जाएंगे तो चित्तौड़ वाली रानी नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, कालपी से महाराणा सांगा का शव मांडलगढ़ लेके आते हैं, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर आके इनका क्या कर दिया जाता है, दाह संस्कार कर दिया जाता है, जहाँ पर महाराणा सांगा के आज भी यहाँ पर छतरी बनी हुई है। और इस प्रकार से महाराणा सांगा का समय समाप्त हो जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। बात करेंगे एक और शासक की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।